अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय शो न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, 2022 का मेरा ये आखिरी प्रोग्राम है। आज से 2 दिन बाद नए साल का सूरज तुलू होगा और उससे एक दिन बाद हमारा अगले साल का पहला प्रोग्राम होगा। इस साल बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट चीज़ रही वो ये कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी फॉर्म का इस्तेहकाम नाम की चीज़ छू कर नहीं गुजरी। सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी के हवाले से अदम इस्तेहकाम उरूज पर रहा और इसी सूरत हाल का एक राउंड अप आपके सामने पेश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ भी बढ़ें और अगले सेगमेंट्स की तरफ भी बढ़ें, सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं। जब 2022 शुरू हुआ तो ऐसा मालूम हो रहा था कि मामलात बड़े स्मूथ चलेंगे, लेकिन 8 मार्च 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सामने आता है और पेश कर दिया जाता है। उसके बाद फिर 10 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है बहुत सारी रस्साकशी के बाद, और 11 अप्रैल को नई हुकूमत फॉर्म हो जाती है। इमरान खान साहब की हुकूमत तहरीक अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर ख़त्म हो जाती है और शहबाज शरीफ साहब मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठा लेते हैं। उसके बाद पंजाब की हुकूमतों की तब्दीलियां यानी आनियां जानियां लगी रहती हैं। 3 दफ़ा जो है वज़रा आला का इंतखाब होता है पंजाब के अंदर। पहले बुज़दार साहब को हट के हमजा शहबाज आते हैं, उसके बाद फिर परवेज़ इलाही आते हैं, उसके बाद नाअहल किया जाता है या उस गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है, तो उसके बाद दोबारा परवेज़ इलाही साहब आते हैं वोट लेकर। उसके बाद मामला तोशाखाना रेफरेंस की तरफ बढ़ता है और तोशाखाना रेफरेंस के अंदर जहां इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारी आफतें पड़ी होती हैं, वहीं एक और आफत बनकर सामने आती है और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 21 अक्टूबर को इमरान खान साहब को नाअहल करार दे देता है। अब नाअहली का मामला अभी तक चल ही रहा है और ये मामला अदालत में है। ज़िमनी इंतखाबात होते हैं 17 अक्टूबर को इस नाअहली से पहले, और उसके अंदर 7 नशिस्तों पर इमरान खान साहब खुद उम्मीदवार होते हैं और 6 के ऊपर फतह याब होते हैं। 9 के ऊपर इंतखाबात होने थे, लेकिन ऑब्वियसली मामला तब्दील हो जाता है। 29 सितंबर को एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर दोनों ही बरी हो जाते हैं। सोचा यह जाता है कि ये हुकूमत आ गई तो केसेस खत्म हो जाएंगे सबके और ये सफर शुरू हो जाता है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च शुरू होता है 18 अक्टूबर को। 26 नवंबर को ये मार्च पहुंचता है रावलपिंडी, और याद रखिए इसके अंदर इस्तीफों का ऐलान होता है और उसके ऊपर मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये लॉन्ग मार्च स्मूथ नहीं रहता। इसके अंदर इमरान खान साहब के ऊपर अटैक भी होता है, इमरान खान साहब पर हमला होता है जिसके अंदर वो ज़ख्मी होते हैं और अभी तक वो कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाए। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट होती है 29 नवंबर को, और उसके बाद फिर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सामने आते हैं। जनरल आसिम मुनीर चार्ज संभालते हैं और उसके बाद मामलात सियासी तौर पर एटलीस्ट जो सारी तोपों का रुख फौज के ऊपर था उसमें कुछ कमी नजर आती है। ऑडियो लीक्स एक के बाद एक अभी तक चल रही है। ये पूरा साल ऑडियो लीक्स का साल कहा जाए तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, अदम इस्तेहकाम का साल कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नॉट जस्ट दैट, आज की तारीख के अंदर सियासी एक और चीज हुई जिसके अंदर इसहाक डार साहब के मुंजमद तमाम के तमाम असासे नैब ने उनके हवाले कर दिए। सिर्फ सियासी राउंड अप नहीं, माशी तौर पर भी मामलात बहुत बेहतर नहीं रहे। लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी के मामलात की बात करते हैं। वही जो मैंने कहा कि अदम इस्तेहकाम का साल कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। यहाँ 7 जनवरी को सबसे पहले ये सिक्योरिटी सानहे के अंदर मैं इसलिए लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की सिक्योरिटी, सिटीजन्स की सिक्योरिटी स्टेट की जिम्मेदारी है। सानहा मरी होता है बर्फानी तूफान के अंदर, 23 अफराद अपनी जानों की बाजी हार जाते हैं। 27 जनवरी 2022 बलोचिस्तान के ज़िला कच्छ के अंदर चेक पोस्ट के ऊपर दहशतगर्दों का हमला होता है और 10 फौजी जवान शहीद हो जाते हैं। अफसोसनाक वाकया, और उसके बाद तवातुर से मामला चले आते हैं। 4 मार्च को किस्सा खानी बाजार के अंदर इमाम बारगाह के ऊपर खुदकुश हमला होता है। 30 से ज़ायद नमाजी शहीद हो जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, और उसके बाद रियलाइजेशन होती है कि पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर सिक्योरिटी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गई।
26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी चीनी असातिज़ा के ऊपर अटैक होता है, 4 लोग जो हैं वो इसके अंदर जाँ बहक हो जाते हैं। 26 अप्रैल के बाद जुलाई अगस्त के अंदर ये भी सिक्योरिटी मामला इसलिए कंसिडर करूंगी क्योंकि ये सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, सियासी तमाम अदम इस्तेहकाम इसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जुलाई अगस्त में शदीद बारिशें होती हैं और सैलाब बढ़ता है। सैलाब आता है तो 3.25 करोड़ अफराद इससे मुतासर होते हैं और अभी भी लाखों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, बिलखुसूस सिंध के अंदर। उसके बाद जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल के अंदर भी यही मामला था। 4 नवंबर की बात आई, इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला होता है। ये कातिलाना हमला जो है वो उसके अंदर इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह छोटी चोट के बाद जो है वो ज़ख्मी होकर अभी तक, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो अभी भी अलील हैं, अभी भी उनकी तबीयत कंप्लीटली सेटल नहीं हुई है। चमन बॉर्डर के ऊपर मामलात सही नहीं थे इस साल। तकरीबन 15 के करीब अटैक्स हुए अफगानिस्तान की तरफ से और इन 15 अटैक्स के अंदर बहुत सारे सिविलियंस शहीद हो गए। हमारे बहुत सारे फौजी जवान इस कंप्लीट वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ड्यूटीज़ देते हुए जामे शहादत उन्होंने नोश किया। इस्लामाबाद का खुदकुश हमला जो कि 23 दिसंबर को हुआ, उसने झंझोड़ा सबको और उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने अपनी एम्बेसीज़ को और उनकी एम्बेसीज़ ने अपने लोगों को ये कह दिया कि बाहर निकलना कम कर दीजिए। सिक्योरिटी रेड अलर्ट पे आ गई। इस्लामाबाद की एक इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार ने जामे शहादत नोश किया। इसके अंदर 18 नवंबर को भी ऑब्वियसली एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। सीटीडी के अंदर दहशतगर्दी का मामला हुआ। ज़रार कंपनी, एसएसजी की ज़रार कंपनी ने दहशतगर्दों को वो मार खिलाई कि उसके बाद मामला आपके सामने है। 25 दिसंबर को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 5 दस्ती बम हमले हुए और एक शहीद और 15 अफराद ज़ख्मी हुए। ये तवातुर से मुख्तलिफ जगहों पर हुए। आज अरावाली कुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर टेररिस्ट से लड़ते हुए 3 फौजी जवानों ने अपनी जानों के नजराने इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिए। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी की बात करें तो सहाफ़ियों की सिक्योरिटी भी इसी साल अरशद शरीफ हम में नहीं रहे। 2022 का साल माशी तौर पर भी काफ़ी अदम इस्तेहकाम लेकर आया। IMF से माहिदा तय पाया। सिर्फ ये नहीं, पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो गया। इसी दौर के अंदर 150 से यानी 150 रुपए से उठकर पेट्रोल 215 तक पहुंच गया। जीडीपी हमारा 5.97 में था फिस्कल ईयर 21-22 में, जो कि अब 3.4 नजर आ रहा है 22-23 फिस्कल ईयर। डिफॉल्ट का खतरा जो है वो तकरीबन 70% पे पहुंच गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या IMF की तरफ जाएं या डेट डिफॉल्ट की तरफ जाएं। 3 ममालिक थे, श्रीलंका, गाना और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था। श्रीलंका भी डिफॉल्ट कर गया, गाना भी डिफॉल्ट कर गया। पाकिस्तान को बचाना बहुत ज़रूरी है। फॉरेन रिजर्व हमारे 21 के दिसंबर के अंदर यानी दिसंबर 2021 के आखिर में 17.64 थे। इस टाइम पे हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो SBP के पास यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है वो $5.8 बिलियन रह गए। लेकिन 2022 में कुछ पाया भी तो है हमने। वो क्या पाया उसकी बात करते हैं। बलोचिस्तान के रेकोडिक मंसूबे के मुआहिदे तय पा गए। ईरान से तिजारत का 2014 का मुआहिदा बहाल हो गया। किसान पैकेज के तहत किसानों को 1800 अरब रुपए के कर्जे देने का ऐलान किया गया, क्योंकि सैलाब के बाद मामला बड़े गड़बड़ थे। कम से कम तनख्वाह को 25,000 कर दिया गया, लेकिन महंगाई ने उसको कुछ नलिफाई कर दिया। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। तो जहां बहुत कुछ खोया वहां कुछ पाया। 2023 में हम क्या आज़म लेकर जाएंगे, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद हमें सिराजुल हक साहब ज्वाइन करेंगे। सिराजुल हक साहब से सियासी गुफ्तगू करेंगे और आखिरी सेगमेंट में हमें डॉक्टर फर्रुख सलीम ज्वाइन करेंगे। उनसे माशी बदहाली का सोल्यूशन ढूंढेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब जरा सियासत की तरफ बढ़ेंगे। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। सिराजुल हक साहब, आपने आज कुछ मीडिया से बात की है, उसके अंदर आपने भी अर्ली इंतखाबात की बात की है। बिफोर आई गो टू अर्ली इंतखाबात,
سب سے پہلا قدم ڈیموکریسی کے لیے بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں، اور اس حکومت نے اسلام آباد کے اندر جو ایئر اینڈ یعنی 31 دسمبر کو جو انتخابات ہونے تھے اس کو ڈیلے کر دیا ہے۔ ہر حکومت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی کراچی کے حوالے سے ہو، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے حوالے سے ہو، اور پی ایم ایل این اور ان کے اتحادیوں کی اسلام آباد کے حوالے سے ہو، بلدیاتی انتخابات سے بھاگتی کیوں ہیں سراج الحق صاحب؟ دیکھیے، بلدیاتی الیکشن کے نتیجے میں بالکل عام آدمی اس کو اختیار ملتا ہے، اور لوگ ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر کے طواف کے بجائے اس عام کونسلر کے گھر پر جاتے ہیں۔ وہ ان کو سنتا ہے، چوکوں میں بھی ملتا ہے، چوراہے میں ملتا ہے، مسجد میں ملتا ہے، گلی میں ملتا ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایم این اے اور ایم پی ایز یہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے گھر کے طواف کے بجائے کہیں اور جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، وہ حکومت پر پریشر، دباؤ ڈالتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد نہ کرنا۔ حال یہ ہے کہ ساری جو دنیا ہے، جمہوری دنیا ہے یا ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں انہوں نے بلدیاتی اداروں کو زیادہ مستحکم کیا ہے، اور چھوٹے بڑے مسائل جو ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے حل ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک شناختی کارڈ پر دستخط کے لیے بھی اور چھوٹے چھوٹے کاغذات پر دستخطوں کے لیے بھی لوگ ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں، ملتے نہیں ہیں، سوتے ہیں، ٹیلی فون اویلیبل نہیں ہے، آج ادھر ہے، کل ادھر ہے، میٹنگ میں ہے، باہر ملک گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عوام، خلق خدا ان کی وجہ سے ایک عذاب، ایک مشکل، ایک مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح اسلام آباد میں، یعنی یہ شرم کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے عین 3 دن قبل لوگوں نے بینر لگائیں، پوسٹر لگائیں، گھر گھر جا کر اپنی بات پہنچائی ہیں، لوگوں نے اتنا خرچ کیا، کیمپین کی، اور آپ 3 دن پہلے اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ تو یہ تکلیف جو آپ نے لوگوں کو دی، پھر تو الیکشن کمیشن عوام سے معافی مانگے کہ ہم نے غلطی کی کہ آپ لوگوں کو ایک ڈیٹ دیا اور اب دباؤ کی وجہ سے ہم وہ نہیں کروا سکے ہیں۔ اس طرح 7 بار کراچی میں الیکشن ملتوی ہو گیا، سندھ میں الیکشن ہوا بھی ہے، میرے معلومات کے مطابق آج تک کسی کونسلر کو دفتر نہیں دیا گیا ہے، ان کو اختیارات منتقل نہیں کیا گیا، ان کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، انہوں نے حلف تک نہیں اٹھایا۔ گوادر میں الیکشن ہوا ہے، لیکن 6 7 8 مہینے تو گزر گئے، انہوں نے حلف تک نہیں اٹھایا۔ تو پورے ملک میں یہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ اختیارات نچلے سطح تک منتقل ہو، اور جب تک اختیارات نچلے سطح تک اور عام آدمی تک منتقل نہ ہو جائے تو ہمارے عام انسان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ رائٹ۔ اچھا، لیکن سراج الحق صاحب، کوئی بھی انتخابات ہو جائیں، ارلی انتخابات ہو، جس طرح آج آپ نے بھی ڈیمانڈ کر دی، عمران خان صاحب بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا بعد میں انتخابات ہو، آنا 2-3 جماعتوں نے، یا پاکستان تحریک انصاف آئے گی، یا پی ایم ایل این آئے گی، یا پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی، یا کوئی اتحادی گورنمنٹ آئے گی۔ کوئی پاکستان کے حالات پہ بھی فرق پڑے گا سراج الحق صاحب، یا حالات وہی رہیں گے، انتخابات جلدی کرائیں یا بعد میں کرائیں یا جو مرضی آ جائے؟ پیپل پارٹی، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست کے نتیجے میں پاکستان اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام ترقی نہیں کر سکتے۔ اب اگر آج کے لمحے میں جہاں 13 پارٹیاں مرکز میں پی ڈی ایم کے نام سے حکومت میں شامل ہے، اور تقریباً 17 کروڑ عوام پر اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی، یہاں پنجاب میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، اور کشمیر میں بھی، اور چند ہی مہینے گزر گئے کہ مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ اس میں فرق کیا ہے؟ کلچر میں فرق نہیں ہے، ان کے پالیسیوں میں فرق نہیں ہے، غریب کش پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلامی پر ان کا اتفاق ہے، کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا ان کا اتفاق ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس کیا ان کا اتفاق تھا، ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کیا ان کا اتفاق ہے، پاناما لیکس میں ان سب کے لوگ موجود ہیں، کسی نے ان پہ بات آج تک نہیں کی۔ حال یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو کہتے تھے کہ ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عالمیہ ہے کہ اسی کے دورانیہ میں کرپشن میں اور اضافہ ہوا۔ ایک بار بھی انہوں نے پاناما لیکس، جب سے نواز شریف صاحب رخصت ہو گئے، انہوں نے پھر پاناما لیکس کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان کے اپنے لوگ بھی اس میں انوالو ہے۔
पंडोरा पेपर में इन 3 पार्टियों के लोग इन्वॉल्व है। यही लोग हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज लिए और हड़प किए। यही लोग हैं जिन्होंने बाहर की कंपनियों में पैसा यहाँ से उठा कर रखा है। अब देखें, तोशाखाना जैसे जुर्म एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, ये तमाम पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर आफिया हमारी बहन अमरीकी जेलों में है, पीपल पार्टी ने भी उनके लाने के लिए, मुस्लिम लीग ने भी उनके वापस लाने के लिए, पीटीआई ने भी उसके लाने के लिए कुछ नहीं किया। अभिनंदन को हवाला किया पीटीआई ने, रेमंड डेवस को दूसरी हुकूमतों ने, और उससे पहले यूसुफ रमजी को हवाला किया, इमल कांसी को हवाला किया। तो ये एक पार्टी है, वैसे ये तकसीम हो गए हैं। मैं उस दिन के इंतजार में हूं कि पीपल पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग एक पार्टी बन जाए ताकि हमारे लिए मुकाबला करना आसान हो जाए। लेकिन सिराजुल हक साहब, मुकाबला करने के लिए आपको एक नेशनल लेवल की जमात भी तो होना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे तो जमात इस्लामी नज़र आती है, लेकिन कौमी सियासत के अंदर आप लोगों की नुमाइंदगी का कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। इसका क्या करेंगे? इसलिए कि जमहूरियत नहीं है। जब आप खुद कहते हैं कि हम ग्रास रूट में मौजूद है, हम चतराल के पहाड़ तर अजमेर से लेकर सिंध के घोटों में, कराची के गलियों और कूचों में, ग्वादर में, खारान में, फारान में, हर जगह मौजूद है। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो यही इस्टेब्लिशमेंट है जो कभी पीटीआई को उठाकर हुकूमत में लाते हैं और कभी पीडीएम को मौके देते हैं, कभी पीपल पार्टी के साथ इनारों करके उनको हुकूमत देते हैं। इसलिए हमारी नसीहत इनको यही है कि आप गैर जानिबदार रहें ताकि लोगों को जिनवन अवामी क़ियादत मिल जाए। जब तक आम आदमी असम्बलियों में ना पहुंचे तो इन जालिम जागीरदारों की सियासत और इनकी असम्बलियों में जाने से मसला हल नहीं होगा। राइट। अच्छा, पंजाब की सियासत की तरफ भी चलते हैं ज़रा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी तमाम नज़रें भी गड़ी हुई हैं सियासत के ऊपर, तो पंजाब की सियासत पे गड़ी हुई हैं। और एक तरफ गवर्नर साहब हैं, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहब हैं, दोनों मुख्तलिफ पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आमने सामने रस्साकशी तो जारी है, लेकिन जो पंजाब की सियासत के हालात बने हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सिराजुल हक साहब? कहीं कोई तूफान थमने के आसार आपको नज़र आ रहे? न मरकज़ में निज़ाम चल रहा है, न पंजाब में चल रहा है। अगर पंजाब में सिस्टम जाम है तो इसका मतलब यह है कि पूरा मुल्क इस वक्त जाम है। यहाँ एक वज़ीर आला भी नाम के मौजूद है, लेकिन वो भी गुजरात तक है। अब आप गुज़श्ता अखबारात उठाकर देखें, जितना फंड है गुजरात जा रहा है, जितने प्रोजेक्ट के इफ्तिताह वगैरह होते हैं गुजरात में हो रहे हैं। तो ये इस मुल्क का अलमिया है कि अगर वज़ीर आज़म मुल्तान का है तो पूरा फंड वहाँ ले जाएं और वहाँ खर्च हो और बाकी कौम महरूम रहे। अगर गुजर खान का है तो सारा फंड उधर चला जाता है, अगर लाहौर का है तो सारा फंड। तो ये जुल्म है, ये जबर है, ये खियानत है, ये बददियानती है इस कौम के साथ ये लोग कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त पीडीएम के हमजा शहबाज वज़ीर आला थे तो भी यही निज़ाम था, जुल्म का निज़ाम। उसके ख़ात्मे के बाद परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए, वही जुल्म का निज़ाम है। उससे पहले एक मासूम बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, पौने 4 साल यही कुछ होता रहा। आपको याद होगा बुज़दार साहब वज़ीर आला बने तो उन्होंने भी सबसे पहले अपने एक बुजुर्ग के कब्रिस्तान को बनाना शुरू किया और उसकी 4 दीवारी और उसका गुंबद और उसका रेनोवेशन वगैरह इस पे काम। तो इन लोगों की सोच अपनी ज़ात से या अपनी ख़ानदान से या उससे भी बढ़कर अपने हल्के से ज़्यादा नहीं है। इसलिए एक ऐसी क़ियादत की ज़रूरत है जिसका अपना ज़ाती एजेंडा ना हो, वो प्रॉपर्टीज़ और बैंकों में माल जमा करना उसका एजेंडा ना हो, उसका एजेंडा पाकिस्तान को तरक्की देने का हो, और सिर्फ जमात इस्लामी दे सकती है। राइट। अच्छा, इन अदर वर्ड्स सिराजुल हक साहब, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि असेंबली या तहलील हो या ना हो, लीडरशिप ऐसी आनी चाहिए जो कि पंजाब को संभाला दे सके? क्योंकि वो तहलील होने वाली बात का तो ऑफ कोर्स आपने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कह दिया कि जो लीडरशिप आए वो बेहतरी की तरफ है। सिराजुल हक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल इस टाइम पर अबतर हालात से गुजर रही है, क्या करना है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे।
बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत के बाद अब जरा मईशत की बात करेंगे, और मईशत में हम लोगों ने समझा था कि हुकूमत के आते ही यानी 10 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत जागते हुए और इस हुकूमत के आते हुए मामला मईशत के हवाले से तो एटलीस्ट संभल जाएगा, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, लेकिन माशी अदम इस्तेहकाम नहीं रहेगा, क्योंकि यही बात तो ये हुकूमत कोएलिशन गवर्नमेंट करके आई थी कि हम मईशत को संभाला देंगे, महंगाई को कम करेंगे, आम आवाम की जिंदगी को आसानी की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन सूरत हाल मैं आपके सामने रखती हूँ, इसहाक डार साहब आ गए, मिफ्ता इस्माइल साहब भी चले गए, लेकिन मामला तब्दील नहीं हुआ और जूं का तू ही रहा। इसहाक डार साहब ने कहा तो था कि 200 रुपए से कम होगा डॉलर, लेकिन आज डॉलर 226 के ऊपर इंटरबैंक में मौजूद है, और याद रखिए कि मार्केट में इस कीमत पे भी नहीं मिल रहा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी पाकिस्तान के तेजी से गिरे। अब उसके अंदर पिछली हुकूमत को जिम्मेदार दें या इस हुकूमत को जिम्मेदार दें, मसला फिलहाल पाकिस्तान को है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स दिसंबर 2021 में टोटल जो थे वो 23.88 बिलियन डॉलर थे, यानी स्टेट बैंक के पास 17.68 बिलियन डॉलर्स थे और प्राइवेट बैंक्स के पास 6.19 बिलियन डॉलर थे। उसके बाद अप्रैल आया, अप्रैल के अंदर हुकूमत तब्दील हुई तो इस हुकूमत जो अभी की हुकूमत है इसको तकरीबन कुल मिलाकर 17.42 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व्स में मिले, जिसके अंदर से 11.42 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक के पास मौजूद था। और अब क्या सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रख के दिए देती हूँ। 5.8 बिलियन डॉलर सिर्फ स्टेट बैंक के पास रह गए हैं और 5.88 बिलियन डॉलर ही प्राइवेट बैंक्स के पास इस टाइम पे मौजूद है। इसका मतलब ये कि 11.7 बिलियन डॉलर हमारे पास कुल मिलाकर मौजूद हैं। कहाँ 23.88 बिलियन डॉलर थे पिछले साल दिसंबर 2021 के अंदर, और कहां आज 11.7 बिलियन डॉलर कुल मिलाकर पाकिस्तान में मौजूद हैं। सोने पर सुहागा ये कि अफगानिस्तान से भी मामलात गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हम लोगों के इकॉनमी की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाने की बजाय अबतरी की तरफ गई है। अभी भी इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा। मामला ये है कि पाकिस्तान के पास अब दो ही सूरत हाल हैं कि या डेट डिफॉल्ट हो या आईएमएफ की तरफ जाया जाए। व्हाट इज गोइंग ऑन? जीडीपी का तो मामला ये है कि दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं लगभग सभी की जीडीपी जो है वो श्रिंक कर रही है, उसका मईशत के पहिए की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गई है। तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। जब से ये रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है उसके बाद दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने जो अपनी शरह सूद बढ़ाना शुरू की है, उसके नतीजे में जीडीपी स्लो डाउन है। तो जीडीपी स्लो डाउन तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो समझ में आता है। जो दूसरा इशारा आपने कहा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का है वो अनीका बड़ा ही खतरनाक है। वो जिस सिमत में बढ़ रहा है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। और आपने जिक्र किया कि वो किस ट्रेंड के मुताबिक गिर रहा था, वो आई थिंक सितंबर 2021 के बाद से मुसलसल उसमें गिरावट है और वो गिरता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जिसका इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट्स के ऊपर बेतहाशा है। देखिए हम गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, हम कपास इंपोर्ट करनी है। 40% कहा जाता है कि तकरीबन कपास की फसल जो है वो सैलाब की वजह से तबाह हो गई है। पेट्रोल, डीजल, खाम तेल, खाने बनाने का तेल, उसमें हम समोसे पकोड़े बनाते हैं, कोयला और अद्वियात, एलएनजी, तकरीबन इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करने की हैं और ये सारी चीजें इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर्स। और डॉलर्स खत्म। अच्छा, लेकिन डॉलर्स खत्म होना, डॉक्टर साहब आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन डॉलर्स खत्म होना एक तरफ है, यहाँ डॉलर स्मगल हो रहे हैं। हर माह तकरीबन 2 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान चले जाते हैं पाकिस्तान से। इधर हम 1-1 बिलियन डॉलर के लिए कशकोल उठाए फिर रहे हैं और उधर 2 बिलियन डॉलर पर मंथ अफगानिस्तान चले जाते हैं। रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। 12 दिसंबर को बोला था इसहाक डार साहब ने कि हम लोग सील कर देंगे बॉर्डर अगर इस तरह का मामला चलता रहा। आज साल का आखिर आ गया है और अभी तक कोई स्टेप ही नहीं उठाया गया। अनीका, इसके पीछे कतन कोई हकीकत नहीं। अच्छा, देखिए 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मिल के तकरीबन 2.5 अरब डॉलर की महाना एक्सपोर्ट करते हैं। राइट। फारूक सलीम साहब, आप फरमा रहे हैं कि 2 बिलियन डॉलर नहीं जा रहे, लेकिन जरा सुनिएगा कल मलिक बोस्तान साहब ने फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के सरबराह ने क्या कहा है मेरे प्रोग्राम के अंदर, सुनिएगा। अगर आज हम ये अलाउ खत्म कर दें कि पाकिस्तानी व अफगानी रुपए में ट्रेड करें, डॉलर पे पाबंदी लगाएं और एलसी के जरिए करें, कैश
डॉलर पे टोटल पाबंदी लगाई तो ऑटोमेटिकली ये डिमांड खत्म हो जाएगी और वही जो हमारे 2 अरब डॉलर है ये महीना बच सकते हैं हमारे। राइट जी डॉक्टर साहब। ये मुमकिन ही नहीं है कि उस $2.5 अरब में से $2 अरब जो है वो अफगानिस्तान से मुंतकिल हो जाए। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, 4 करोड़ उसकी आबादी है, 90% आबादी उसकी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रहती है। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान को $2.5 अरब माहाना एक्सपोर्ट इनकम हो और उसमें से $2 अरब जो है वो अफगानिस्तान चले जाए। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से पैसे डॉलर क्रिएट नहीं होते। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो पाकिस्तान के अंदर है वो रुपयों की इकोनॉमी है। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि $2 बिलियन महीने का जो है वो अफगानिस्तान चला जाए। अफगानिस्तान के पास इतने असासे ही नहीं है कि वो $2 बिलियन खरीद सके। देखिए, जैसे मैंने पहले से आपको बताया कि वो गरीब मुल्क है, उनकी जो सालाना जीडीपी है वो $20 अरब की है। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो $24 अरब जो है वो पाकिस्तान से स्मगल हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये हम अपनी कमजोरियां जो हैं उसके ऊपर उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि ये रुपी डॉलर का जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आ रहा है ये एक्चुअली स्मगलिंग की वजह से आ रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। आप जिस मर्जी जाविये से इसको देख लें, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में अगर कोई डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं तो उसका कोई मेजर इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे नहीं आ रहा। ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड अनीका कोई 2010 में साइन हुई थी। ये पिछले 15-20 साल से ये ट्रेड चल रही है। सिर्फ इस वक्त ये उठाया जा रहा है कि डॉलर वहां पे स्मगल हो रहे हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं, पिछले बुध के दिन मैंने काबुल में से पता किया कि वहां डॉलर का क्या रेट है। वहां मुझे बताया गया कि 247 रुपए रेट है और उस दिन पाकिस्तान में 245 रुपए रेट था। सिर्फ $2 के फर्क के अंदर स्मगलिंग जो है वो फिजिबल ही नहीं है। आपने रास्ते में 10 लोगों को रिश्वत देनी है, 245 का डॉलर पाकिस्तान से खरीद के और 247 का काबुल जाके बेचना मेक्स एब्सोल्युटली नो। डॉक्टर साहब, आज तो $226 डॉलर चल रहा है, आज चल रहा है $226 फी डॉलर। जी, 226 इज अ बोगस रेट। वो इंटरबैंक का रेट बताया जा रहा है लेकिन उस रेट में डॉलर्स अवेलेबल नहीं है। सही है। ये ऐसे ही है कि आप किसी सब्जी की दुकान पे जाएं, उसने बाहर बोर्ड लगा के रखा हुआ कि मैं 10 रुपए किलो टमाटर बेच रहा हूं। आप उसको कहें भाई दे मुझे टमाटर, तो उसके पास नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उसको 100 रुपया ऑफर करें तो वो पीछे से टमाटर निकाल लाए। ये 226 का रेट जो है ये बोगस रेट है। इस रेट के ऊपर डॉलर्स अवेलेबल नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, इसके ऊपर ऑब्वियसली डिफरेंट ओपिनियंस है। आपका ये ओपिनियन है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और ऑफ कोर्स अब तो खबरें भी आने लगी हैं, मुसद्दका खबरें भी आने लगी हैं कि डॉलर अफगानिस्तान जा तो रहा है, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। लेकिन अब वे आउट क्या है पाकिस्तान के पास इस सूरत हाल से निकलने के लिए? एक कश्ती है जो पाकिस्तान को डूबने से बचा सकती है और उस कश्ती का नाम है IMF। IMF के अलावा पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई भी और ऑल्टरनेटिव नहीं बचा और IMF के प्रोग्राम में जाए बगैर मामला नहीं बन सकता। देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च जो अगले 3 महीने हैं, पहले 3 महीने हैं 2023 के, उसमें लगभग $8.3 अरब के कर्जाजात की वापसी करनी है। और आप सोचें कि आपने मुझे बताया कि $6 अरब से कम स्टेट बैंक के पास इस वक्त पड़े हैं। तो IMF के प्रोग्राम के अंदर जाए बगैर, उनका हिस्सा बने बगैर, ना तो किसी फ्रेंडली कंट्री जिनको हम कहते हैं जिसमें सऊदी अरेबिया या चीन का जिक्र किया जाता है या UAE का जिक्र किया जाता है, कहीं से किसी किस्म की मदद नहीं मिलेगी जब तक हम IMF का हिस्सा नहीं बनते। जब हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो इस वक्त 4 बड़े नुकात हैं जो IMF के साथ मुज़ाकरात में आ रहे हैं। उसमें खुशखबरी ये है कि एक नुक्ते के ऊपर वजारत खजाना और IMF का एग्रीमेंट हो गया है। वो 340 अरब रुपए का एक हम फ्लड के हवाले से बजट एडजस्टर मांग रहे थे, वो IMF ने मान लिया है, उस पे एग्रीमेंट हो गया। जो 3 बाकी नुकात हैं उस पे अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उसमें पेट्रोलियम लेवी है जो डीजल के ऊपर लगाना है। तो अनलाइक जो आप बात कर रही हैं सब्सिडी की, उसकी सब्सिडी किसी किस्म की सामने नहीं आने वाली। हमें पेट्रोलियम लेवी लगाना पड़ेगा डीजल के ऊपर। सर्कुलर डेट के हवाले से जो बिजली का गर्दिशी कर्जा है, जो गैस का गर्दिशी कर्जा है, उसका कोई ठोस किस्म का एक मंसूबा IMF को देना होगा। और फिर ये जो
में हमने डिफरेंस इकट्ठा किया हुआ है उसको खत्म करना हो। राइट, डॉक्टर फारूक सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इससे पहले हमारे साथ सिराजुल हक साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मईशत हो या पाकिस्तान की सियासत हो, दोनों ही हिचकोले खा रही है, दोनों को संभाला देने की ज़रूरत है। और संभाला देने के लिए सबसे पहले तो हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा और बाकी जमातों को भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत है तो पाकिस्तान है तो सियासत है, और सियासत है तो फिर कानून साजी भी है। तो इसीलिए ये जो विश सर्कल के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं फिर कम होते हैं, इसको तोड़ के एक्चुअल ट्रू ग्रोथ की तरफ जाना लाजिम व मलजूम हो चुका है। इस साल के आखिरी प्रोग्राम से अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अगले साल यानी हमारा प्रोग्राम 2 जनवरी को होगा, तब मुलाकात होगी। हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह हाफिज़।